अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा ऐसा है जो कागज पर मौजूद नहीं है, न कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड, न सरकार की निगरानी, न जवाबदेही। इसे ब्लैक बजट कहा जाता है। हर साल अरबों डॉलर इस छिपी हुई प्रणाली में गायब हो जाते हैं, उन गुप्त कार्यक्रमों को ईंधन देते हैं जिन्हें राष्ट्रपति भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। और अगर आप सोचते हैं कि ये कल्पना है, तो फिर से सोचिए, क्योंकि आधिकारिक दस्तावेजों, लीक्स और डिक्लासिफाइड फाइलों में दबे सबूत हैं कि अमेरिका एक गुप्त समानांतर अर्थव्यवस्था चलाता है, एक जो संविधान से बाहर, पारदर्शिता से बाहर और कानून से बाहर काम करती है। हमारे और गहराई में जाने से पहले एक सेकंड रुकिए। आप इसे कहाँ से देख रहे हैं और वहाँ क्या समय हुआ है? मुझे कमेंट्स में बताइए। ये देखना दिलचस्प है कि ये अनकी कहानियाँ कितनी दूर तक पहुँचती हैं। और अगर आप और कंटेंट चाहते हैं जो वैश्विक शक्ति की अनदेखी मशीनरी को उजागर करे, तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब हैं। अब चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं। अमेरिका के ब्लैक बजट की कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, पहले परमाणु बम के निर्माण का एक टॉप सीक्रेट प्रयास, अरबों डॉलर से फंड किया गया था जिन्हें चुपचाप अन्य सरकारी कार्यक्रमों से मोड़ दिया गया था। सरकार ने उन विशिष्ट आवंटनों पर कभी वोट नहीं दिया, नागरिकों ने खर्च को कभी मंजूरी नहीं दी। ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा की छत्रछाया में किया गया था। प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को भी इसके अस्तित्व का पता नहीं था जब तक वो राष्ट्रपति नहीं बने। उस गोपनीयता ने एक खतरनाक मिसाल कायम की। पहली बार एक विशाल सरकारी कार्यक्रम पूरी तरह से लोकतांत्रिक निगरानी के बाहर संचालित हुआ, और ये काम कर गया। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद सरकार ने महसूस किया कि गोपनीयता वो हासिल कर सकती है जो सार्वजनिक बहस कभी नहीं कर सकती थी। शीत युद्ध तक आते आते ये मॉडल स्थायी हो गया। जैसे जैसे सोवियत संघ के साथ तनाव बढ़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1947 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए बनाई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 102 ने सीआईए को सरकारी धन के व्यय से संबंधित कानून और नियमों की धाराओं की परवाह किए बिना धन प्राप्त करने की अनुमति दी। सीधे शब्दों में इसका मतलब था कि वे पैसा जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते थे। न कोई रसीद, न ऑडिट, न सवाल। ये था अमेरिका के ब्लैक बजट का जन्म। अस्पष्ट अनुदानों, दबे हुए लाइन आइटम्स और ऑफ द बुक्स खातों के माध्यम से प्रवाहित छिपे हुए धन का एक पूल। 1950 के दशक तक ये शैडो अर्थव्यवस्था विस्फोटक हो गई थी। उदाहरण के लिए, U-2 जासूसी विमान कार्यक्रम पूरी तरह से गुप्त रूप से वित्तपोषित था। आधिकारिक तौर पर इसका अस्तित्व ही नहीं था। जब 1960 में सोवियत संघ के ऊपर एक को गोली मार दी गई, तो सरकार ने दावा किया कि ये एक मौसम अनुसंधान विमान था। पैसे कहाँ गए, इसे छिपाने के लिए पेंटागन के अपने खाता बही में भी नकली प्रोजेक्ट्स और कोड नेम लिस्ट किए जाते थे। समय के साथ पूरे उद्योग इस छिपी हुई कैश फ्लो पर निर्भर होने लगे। रक्षा ठेकेदार, खुफिया एजेंसियों और निजी फर्मों ने अदृश्यता से मुनाफा कमाना सीख लिया। एक उदाहरण है लॉकहीड मार्टिन स्कंक वर्क्स। आधिकारिक तौर पर ये एक उन्नत विकास विभाग था। अनौपचारिक रूप से इसने इतिहास के कुछ सबसे क्लासिफाइड विमान बनाए, जैसे SR-71 ब्लैकबर्ड और F-117 नाइटहॉक, उन पैसों से जिन्हें सरकार ने कभी नहीं देखा। ये एक एक केस नहीं थे। पूरा स्टील्थ विमान कार्यक्रम रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे सीधे सादे लेबल के पीछे छिपा हुआ था। कुल कीमत का टैग अज्ञात है, लेकिन इतिहासकारों का अनुमान है कि 1980 के दशक तक गुप्त चैनलों के माध्यम से दसियों अरबों डॉलर फनल किए जा चुके थे। गहरा मुद्दा खर्च ही नहीं था, वो सिस्टम था जो इसने बनाया। एक बार सरकार ने सीख लिया कि वो ऑफ बुक काम कर सकती है, तो वो रुकी नहीं। ब्लैक प्रोजेक्ट्स, ब्लैक एजेंसियां बन गए, फिर ब्लैक नेटवर्क्स, पैसा शेल कॉरपोरेशन, विदेशी पार्टनर्स, और इतने बड़े रक्षा बजट के माध्यम से बहने लगा कि ऑडिटर भी उनका पता नहीं लगा सकते थे। 1996 में रक्षा विभाग ने स्वीकार किया कि वो $6.5 ट्रिलियन के लेन देन का हिसाब नहीं दे सकता। ये कोई टाइपो नहीं है। ट्रिलियंस एडजस्टमेंट्स और असमलित एंट्री से भरी स्प्रेडशीट्स में गायब हो गए। आलोचकों का तर्क है कि ये कोई बग नहीं है, ये एक फीचर है। कुछ कार्यक्रमों को क्लासिफाइड बनाकर सरकार उन्हें कानूनी जांच से बचा लेती है। एक छोटे से चक्र के बाहर कोई भी इन ऑपरेशनों के दायरे, उद्देश्य या वैधता को नहीं जानता। वे दावा करते हैं कि ये सुरक्षा के बारे में है। व्यवहार में ये एक अजवाबदेह शक्ति संरचना बनाती है, और जिसे कुछ लोग डीप स्टेट कहते हैं। इस छिपी हुई अर्थव्यवस्था के विशाल होने को समझने के लिए आइए नंबरों पर नजर डालते हैं। आधिकारिक तौर पर
अमेरिकी खुफिया समुदाय को हर साल लगभग $90 बिलियन मिलते हैं। ये सार्वजनिक आंकड़ा है, लेकिन विसलब्लोअर्स और जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ब्लैक प्रोग्राम्स और आकस्मिकता निधि शामिल हो जाती है तो वास्तविक संख्या 2 से 3 गुना अधिक हो सकती है। सन 2013 में स्नोडेन लीक से पता चला कि CIA, NSA और अन्य एजेंसियों ने उस साल $52.6 बिलियन खर्च किए सिर्फ ब्लैक बजट के एक हिस्से से। असली कुल राशि अभी भी क्लासिफाइड है। तो पैसा आता कहां से है? ये मिला जुला है डाइवर्ट किए गए फंड्स, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग और रक्षा बिलों में दबे विशेष अनुदानों का। उदाहरण के लिए, जब सरकार $700 बिलियन का रक्षा बजट मंजूर करती है तो उसका केवल एक अंश ही सार्वजनिक रूप से आइटेमाइज्ड होता है। बाकी बड़ी श्रेणियों में चला जाता है, जैसे अनुसंधान, संचालन या खरीद, जिनमें से प्रत्येक अनगिनत क्लासिफाइड उपपरियोजनाओं को छिपा सकता है। कुछ मामलों में पेंटागन पैसा इधर-उधर करने के लिए निजी ठेकेदारों का भी इस्तेमाल करता है, जिससे अपारदर्शिता की अतिरिक्त परतें बन जाती हैं। एक और तरीका है पूरक या आपातकालीन फंडिंग बिल्स। 9/11 के बाद आतंक के खिलाफ जंग के लिए ट्रिलियंस डॉलर मंजूर किए गए, जिनमें से बहुत कुछ सामान्य बजट प्रक्रियाओं से बाहर था। इन फंड्स ने इराक और अफगानिस्तान में घोषित मिशनों और दुनिया भर में अघोषित ऑपरेशंस दोनों को सपोर्ट किया। अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए विशेष महानिरीक्षक के मुताबिक $10 अरब बस गायब हो गए, धोखाधड़ी, बर्बादी या चोरी में खो गए। लेकिन असली मजा यहाँ है, ब्लैक बजट सिर्फ रक्षा के बारे में नहीं है। समय के साथ ये सर्विलांस टैक्स से लेकर वित्तीय हेरफेर तक हर चीज के लिए एक स्लश फंड बन गया है। उदाहरण के लिए, फेडरल रिजर्व सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करता है और विधायी मंजूरी के बिना डिजिटल रूप से पैसा बना सकता है। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान फेड ने गुप्त रूप से वैश्विक बैंकों को $16 ट्रिलियन का लोन दिया, जो उस समय संपूर्ण अमेरिकी जीडीपी से भी ज्यादा था। उन लोन्स में से ज्यादातर कभी पूरी तरह से खुलासा नहीं किए गए। कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि ये भी शैडो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, एक वित्तीय ब्लैक बजट जहां अनिर्वाचित तकनीकी नौकरशाह बिना किसी जवाबदेही के ट्रिलियंस हेरफेर करते हैं। 21वीं सदी तक आते आते ब्लैक बजट इतना बड़ा हो गया था कि इसने एक समानांतर सरकार बना ली थी। पूर्व खुफिया अधिकारी इसे एक राज्य के भीतर एक राज्य के रूप में वर्णित करते हैं, जहां नीतिगत फैसले बंद कमरों में किए जाते हैं, उन पैसों से फंड किए जाते हैं जिन पर कोई वोट नहीं करता, और हर साल ये और बड़ा होता जाता है। ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं पूछते। क्या एक लोकतंत्र वैध बना रह सकता है अगर उसकी आधी सरकार गुप्त रूप से काम करती है? संविधान सरकार को धन की शक्ति देता है, लेकिन अगर एजेंसियां बिना निगरानी के खर्च कर सकती हैं तो वो शक्ति निरर्थक है। संस्थापकों को बिल्कुल यही परिदृश्य का डर था। पारदर्शिता से मुक्त एक सरकार किसी भी चीज को सही ठहराने के लिए सुरक्षा के पीछे छिपी हुई। और फिर भी आज के अमेरिका में हम यहाँ हैं। गुप्त कार्यक्रम बिना सार्वजनिक सहमति के विदेश नीति तय करते हैं, तकनीक को आकार देते हैं और संसाधनों को निर्देशित करते हैं। ड्रोन हमलों से लेकर डेटा संग्रह तक, ये ब्लैक ऑपरेशन आधुनिक राज्य को दिन दहाड़े पारित किसी भी कानून से ज्यादा परिभाषित करते हैं। लेकिन ये वास्तव में कितना दूर तक जाता है और इस शैडो अर्थव्यवस्था से किसे फायदा होता है? जवाब वाशिंगटन में नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र में है। गोपनीयता पर पलने वाली कॉरपोरेशंस और अराजकता से मुनाफा कमाने वाली अभिजात वर्ग। अगर आप समझना चाहते हैं कि रैबिट होल की गहराई कितनी है, तो पैसे का पीछा करें। वो पैसा नहीं जो आप देखते हैं, बल्कि वो पैसा जो आधिकारिक तौर पर मौजूद नहीं है। क्योंकि ब्लैक बजट सिर्फ पेंटागन के खातों में छिपा एक लाइन आइटम नहीं है, ये एक फैली हुई नेटवर्क की नींव है। वो जो खुफिया एजेंसियों, रक्षा ठेकेदारों और निजी कॉरपोरेशंस को गोपनीयता के एक स्वनिर्वाह पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़ता है। सिद्धांत में इन फंड्स का इस्तेमाल अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। व्यवहार में उन्होंने एक अदृश्य साम्राज्य बना लिया है, एक ऐसी प्रणाली जो चुनावों से परे, कानूनों से परे और जवाबदेही से परे काम करती है। जितना गहराई से देखते हैं उतना ही स्पष्ट हो जाता है, ये सिस्टम में कोई बग नहीं है, यही सिस्टम है। चलिए वापस चलते हैं 1980 के दशक में। रीगन युग में अमेरिका मध्य अमेरिका में प्रॉक्सी वार लड़ रहा था, अफगानिस्तान में विद्रोहियों का समर्थन कर रहा था और दुनिया भर में सोवियत प्रभाव के खिलाफ एक गुप्त लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन एक समस्या थी, इनमें से कई ऑपरेशन राजनीतिक रूप से लोकप्रिय नहीं थे। सरकार अक्सर उन्हें खुले तौर पर फंड करने से मना कर देती थी। तो
खुफिया समुदाय ने एक वर्कअराउंड ढूंढ लिया, ब्लैक बजट। उन्होंने गुप्त वित्तपोषण, हथियार सौदों, ऑफ बुक बैंक खातों और गुप्त हथियार व्यापार का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सबसे कुख्यात उदाहरण ईरान कॉन्ट्रा मामला। वरिष्ठ अधिकारियों ने गुप्त रूप से हथियार ईरान को बेचे, जो हथियार निरोध के अधीन एक देश था, और आय का इस्तेमाल निकारागुआ में कॉन्ट्रा विद्रोहियों को फंड देने के लिए किया। सरकार ने बर्लिन संशोधन के तहत ऐसे फंडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सीआईए और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने छिपे चैनलों का इस्तेमाल करके वैसे भी ऐसा किया। ऑपरेशन गैरकानूनी, असंवैधानिक और पूरी तरह से अजवाबदेह था, और फिर भी जब ये उजागर हुआ तो लगभग किसी को भी गंभीर परिणाम नहीं भुगतने पड़े। संदेश साफ था, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किया गया है तो नियम लागू नहीं होते। वो मानसिकता कभी नहीं गई। ये विकसित हुए। 1990 तक गुप्त वित्तपोषण सिर्फ गुप्त युद्धों के बारे में नहीं रह गया था, ये एक बिजनेस मॉडल बन गया। लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रुमन, रेथियन और बोइंग जैसी रक्षा कॉरपोरेशनों ने सीख लिया कि सबसे अधिक लाभदायक अनुबंध वे थे जो वर्गीकरण के पीछे छिपे थे। क्यों? क्योंकि कोई भी कीमत के टैग पर सवाल नहीं उठा सकता था। जब कानून बनाने वाले और ऑडिटर विवरण नहीं देख सकते तो लागत अरबों में फैल जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सीमित खर्च के लिए सही बहाना बन गई। हर गुप्त कार्यक्रम के पीछे एक शक्तिशाली प्रोत्साहन होता है, मुनाफा। जब एक स्टील्थ जेट या सैटेलाइट सिस्टम क्लासिफाइड होता है तो उसका बजट अदृश्य हो जाता है। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई निगरानी नहीं, सिर्फ ब्लैंक चेक। अनुमान है कि अमेरिकी रक्षा खर्च का 15% तक क्लासिफाइड कार्यक्रमों में जाता है, लगभग $120 बिलियन हर साल। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। ये गोपनीयता एक खास तरह के खिलाड़ी को आकर्षित करती है। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि वे व्यक्ति जो छाया में फलते फूलते हैं। पूर्व जनरल और खुफिया प्रमुख अक्सर लाभदायक कॉरपोरेट भूमिकाओं में संक्रमण करते हैं। वे जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है और इसे कैसे छिपाया जाता है। पेंटागन और बोर्डरूम के बीच, सरकारी सेवा और कॉरपोरेट लाभ के बीच एक घूमने वाला दरवाजा बन जाता है। नतीजा एक स्थायी शक्ति संरचना जो ओवल ऑफिस में कोई भी बैठे बनी रहती है। लेकिन यहाँ चीजें एक गहरा मोड़ लेती हैं। ब्लैक बजट सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये नियंत्रण के बारे में है, खासकर जानकारी पर। इन कार्यक्रमों को चलाने वाली एजेंसियां अक्सर लगभग पूर्ण स्वायत्तता के साथ काम करती हैं। उनके बजट क्लासिफाइड होते हैं, उनके मिशन कंपार्टमेंटलाइज्ड होते हैं। यहाँ तक कि सरकारनल कमेटियां, तथाकथित गैंग ऑफ एट जिन्हें खुफिया ब्रीफिंग मिलती है, उन्हें भी सच्चाई का केवल एक सैनिटाइज्ड वर्जन मिलता है। पूर्व सीनेटर डैनियल इनॉय ने एक बार चेतावनी दी थी कि एक छायादार सरकार मौजूद है जिसकी अपनी वायुसेना है, अपनी नौसेना है, अपनी फंडिंग मैकेनिज्म है और राष्ट्रीय हित की अपनी समझ को आगे बढ़ाने की क्षमता है। वो अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। इससे भी बुरा, गोपनीयता संक्रामक हो गई है। एक बार आप एक चीज छिपाना शुरू करते हैं तो आपको उससे जुड़ी हर चीज छिपानी पड़ती है। ब्लैक बजट ने न केवल संवेदनशील कार्यक्रमों बल्कि कुछ भी जो उनकी ओर ले जा सकता है उसे क्लासिफाइड करने का प्रोत्साहन बना दिया। इसीलिए सरकार के बड़े हिस्से टॉप सीक्रेट लेबल के नीचे दबे हुए हैं। नतीजा अस्पष्टता की एक संस्कृति है, प्रकट करने के बजाय छिपाने की एक सहज वृत्ति। एरिया 51 को लीजिए। दशकों तक इसके अस्तित्व से ही इनकार किया गया। आधिकारिक तौर पर यह ग्रूम लेक था, प्रायोगिक विमानों के लिए एक परीक्षण स्थल। अनौपचारिक रूप से ये अमेरिका के ब्लैक एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स का हृदय था। उस रेगिस्तानी बेस में गुप्त फंड्स के अरबों डॉलर डाले गए, जिसने न केवल स्टील्थ बॉम्बर्स को बल्कि इतनी उन्नत तकनीक को फंड दिया कि वो विज्ञान कथाओं की सीमा पर पहुंच गई। इंजीनियर चरम अलगाव में काम करते थे, अक्सर अनजान कि कुछ हैंगर दूर अन्य टीमें क्या बना रही थी। वो कंपार्टमेंटलाइजेशन सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में नहीं था, ये बजट की रक्षा के बारे में था। जितने कम लोग जानते थे, कथानक को नियंत्रित करना उतना ही आसान था। अब सैकड़ों कार्यक्रमों में उस मॉडल को दोहराने की कल्पना कीजिए। गुप्त लैब्स, छिपी हुई टेस्ट रेंजेज, ऑफशोर खाते, चुप्पी पर बने पूरे उद्योग। ये है ब्लैक बजट की वास्तुकला। एक भूल भुलैया इतनी जटिल कि अंदरूनी लोग भी पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। और जबकि ये गोपनीयता युद्धकाल में समझ में आ सकती है, अमेरिका दशकों से एक स्थायी युद्ध की स्थिति में रहा है। 9/11 के बाद बढ़ के द्वार खुल गए। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए ट्रिलियंस डॉलर मंजूर किए गए। इसका बहुत कुछ निजी ठेकेदारों को चला गया जो इराक, अफगानिस्तान और उसके बाहर खुफिया
लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा ऑपरेशन चला रहे थे। हैलिबर्टन और ब्लैकवाटर बाद में जी फिर एकेडमी नाम दिया गया जैसी कंपनियां घरेलू नाम बन गई। युद्ध की एक नई तरह की प्रतीक बन गई जहां सार्वजनिक पैसा निजी मुनाफे से मिला। अरबों डॉलर पुनर्निर्माण परियोजनाओं में गायब हो गए जो कभी मूर्त रूप नहीं ले सकी, ठिकानों में जो छोड़ दिए गए और ठेकेदारों में जिनका कभी ऑडिट नहीं हुआ। सन 2016 में रक्षा विभाग के अपने महानिरीक्षक ने पाया कि 6.5 ट्रिलियन डॉलर के लेखा समायोजन का ठीक से दस्तावेजीकरण नहीं किया जा सका। 6.5 ट्रिलियन, ये अफगानिस्तान के जीडीपी का 30 गुना है, बस गायब। और जब पूछा गया कि ये कहाँ गया, पेंटागन के अधिकारियों ने एक परिचित जवाब दिया, ये क्लासिफाइड है। इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचिए। चेक एंड बैलेंस पर बने एक राष्ट्र में करदाताओं के ट्रिलियन डॉलर गायब हो सकते हैं और औचित्य ये है कि आपको जानने की अनुमति नहीं है। यही है ब्लैक बजट की असली कीमत। ये सिर्फ वित्तीय नहीं है, ये लोकतांत्रिक है। एक सरकार जो गुप्त रूप से खर्च करती है वो गुप्त रूप से शासन करती है, और जब गोपनीयता नियमित हो जाती है तो दुरुपयोग भी हो जाता है। समय के साथ ये गोपनीयता नागरिक जीवन में भी फैलने लगी। एडवर्ड स्नोडेन द्वारा उजागर किए गए प्रिज्म जैसे निगरानी कार्यक्रम छाया में ही फंड और विकसित किए गए थे। टेक कंपनियां खुफिया जानकारी जुटाने में मूक साझेदार बन गईं, यूजर डेटा को क्लासिफाइड नेटवर्क में खिलाते हुए। ये रोग प्रोजेक्ट नहीं थे, इनका बजट था, अधिकृत था और छिपाया गया था, सब राष्ट्रीय सुरक्षा के उसी आवरण के तले। ये वो जगह है जहां ब्लैक बजट रोजमर्रा की जिंदगी को काटता है। आपकी जेब में मौजूद फोन, आपके क्लाउड पर डेटा, आपके लैपटॉप पर कैमरा, सभी राज्य की शक्ति और निजी उद्यम के बीच एक अनदेखे गठबंधन के उत्पाद है। और सभी कम से कम आंशिक रूप से उन पैसों से फंड किए गए हैं जो आधिकारिक तौर पर मौजूद नहीं हैं। लेकिन सबसे परेशान करने वाला सवाल बना रहता है, अगर अमेरिका की इतनी धन संपदा गोपनीयता के पीछे बंद है तो असल में इस पर किसका नियंत्रण है? जवाबदेही कहाँ खत्म होती है और साम्राज्य कहाँ शुरू होता है? क्योंकि जब शक्ति स्वयं को छिपाती है तो वो लोगों को जवाब देना बंद कर देती है। और अगले भाग में हम गुप्त बैंकिंग नेटवर्क्स, छिपी हुई तकनीकों की दुनिया में और आगे राह का पीछा करेंगे और उस परेशान करने वाली संभावना को कि ब्लैक बजट सिर्फ युद्ध को ही नहीं बल्कि कुछ कहीं अधिक गहन को फंड कर रहा है, वैश्विक शक्ति का ही एक शांत रूपांतरण। अगर ब्लैक बजट गुप्त युद्ध के लिए एक उपकरण के रूप में शुरू हुआ तो ये तब से कहीं अधिक महत्वाकांक्षी कुछ में विकसित हो गया है, शक्ति का एक स्वनिर्वाह पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये सिर्फ हथियारों या खुफिया जानकारी के बारे में नहीं रह गया है, ये प्रभाव के बारे में है। ये एक समानांतर प्रणाली बनाने के बारे में है जहां अनिर्वाचित नौकरशाह, रक्षा ठेकेदार और निजी वित्त पोषक चुपचाप इतिहास का मार्गदर्शन करते हैं बिना कभी मतपेटी का सामना किए। चलिए पैसे से ही शुरुआत करते हैं। एक सरकार कैसे ट्रिलियन डॉलर खर्च करती है बिना किसी को जानकारी हुए? जवाब लेखा चक्रों और अस्पष्ट वित्तीय उपकरणों के एक नेटवर्क में है जो फंड्स को ऑफ द बुक्स ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब पैसा क्लासिफाइड कार्यक्रमों में बहता है तो ये वो बन जाता है जिसे अर्थशास्त्री डार्क स्पेंडिंग कहते हैं। इसे शेल खातों, अस्पष्ट लाइन आइटम्स या स्पष्ट रूप से नामित ऑपरेशन सपोर्ट बजट के माध्यम से लॉन्डर किया जाता है। वहां से इसे अक्सर ठेकेदारों के माध्यम से किसी भी प्रोजेक्ट में पुनर्निर्देशित किया जा सकता है जिसे संवेदनशील माना जाता है। ये सिस्टम लगभग पूर्ण लचीलापन की अनुमति देता है। फंड्स को एजेंसियों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है, निजी शोध में डायवर्ट किया जा सकता है या यहां तक कि ऑफशोर भेजा जा सकता है। ब्लैक बजट सिर्फ हथियारों को ही फंड नहीं करते, वे प्रभाव को फंड करते हैं। गुप्त प्रचार ऑपरेशन, विदेशी राजनीतिक हेरफेर, कॉरपोरेट जासूसी, सभी उन पैसों द्वारा समर्थित जिनका पता कोई नहीं लगा सकता। और जबकि अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर घरेलू रूप से ऐसी रणनीतियों के इस्तेमाल से इनकार करती है, लीक्स और डीक्लासिफाइड दस्तावेज एक अलग कहानी बताते हैं। सूचना संचालन, मनोवैज्ञानिक युद्ध अभियान और ऑनलाइन नेरेटिव नियंत्रण ये सिद्धांत नहीं हैं, ये गुप्त बजटों में लाइन आइटम्स है। यहाँ असहज सत्य है, ब्लैक बजट ने एक शैडो अर्थव्यवस्था बना ली है, एक जहां पारंपरिक बाजार नियम अब लागू नहीं होते क्योंकि इसके माध्यम से बहने वाले पैसे पर सामान्य निगरानी का शासन नहीं होता। एक रक्षा ठेकेदार के साथ एक गुप्त अनुबंध रातों रात अरबों की वैल्यू बना सकता है। एक एकल खुफिया कार्यक्रम पूरे सरकारी विभागों से अधिक फंडिंग अवशोषित कर सकता है। इस अवर्णनीय संपदा के केंद्रीकरण ने वो उत्पन्न किया है जिसे कुछ लोग डीप स्टेट इकोनॉमी कहते हैं, एक संरचना जो सरकारी,
और कॉरपोरेट शक्ति के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। लेकिन ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये तकनीक के बारे में है। आज हमारी दुनिया को आकार देने वाले कई उपकरण जीपीएस, स्टील्थ विमान, उन्नत कंप्यूटिंग ब्लैक बजट प्रोजेक्ट्स के रूप में शुरू हुए। ये तकनीकें नागरिक क्षेत्र में रिसने से पहले क्लासिफाइड कार्यक्रमों से उभरी। लेकिन यहाँ पकड़ है, हर इनोवेशन के बारे में जो हम जानते हैं उसके दर्जनों ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। गुप्त ऊर्जा प्रणालियाँ, उन्नत प्रोपल्शन अनुसंधान, अगली पीढ़ी के निगरानी उपकरण, सभी वर्गीकरण की परतों के नीचे दबे हुए। ये एक गहन प्रश्न उठाता है, गुप्त में किस तरह का भविष्य बनाया जा रहा है? अगर जनता केवल उस पुरानी तकनीक को देखती है जिसे प्रकट करना सुरक्षित है, तो ये उन तकनीकों के बारे में क्या कहता है जिन्हें छिपाया जा रहा है? पूर्व रक्षा अधिकारियों ने इशारा दिया है कि कुछ क्लासिफाइड कार्यक्रम जो हम सार्वजनिक रूप से देखते हैं उससे दशकों आगे हैं। अगर सच है तो इसका मतलब है कि एक समानांतर वैज्ञानिक दुनिया मौजूद है, एक जो बाजार से दशकों आगे है, पूरी तरह से सार्वजनिक जवाबदेही से बाहर संचालित हो रही है। और जब पैसा, गोपनीयता और नवाचार एक साथ आते हैं तो वे शक्ति बनाते हैं। असली शक्ति वो किस्म जो अर्थव्यवस्थाएं बदल सकती है, नीतियां आकार दे सकती है और यहाँ तक कि इतिहास को फिर से लिख सकती है। पिछले कुछ दशकों के वित्तीय संकटों पर विचार कीजिए। हर बार ट्रिलियंस डॉलर का आपातकालीन फंड रातों रात प्रकट होता है। 2008 के खैरात से लेकर 2020 की महामारी राहत तक ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये पैसा ट्रेजरी या फेडरल रिजर्व से आया। लेकिन क्या हो अगर इसका कुछ हिस्सा क्लासिफाइड तरलता संचालन से लिया गया हो? पर्दे के पीछे बाजारों को स्थिर करने के लिए डिजाइन किए गए छिपे हुए तंत्र। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि गुप्त कार्यक्रमों के भीतर काम करने वाले अनिर्वाचित अधिकारियों के पास बिना सार्वजनिक सहमति के वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। ये सिर्फ अलोकतांत्रिक नहीं है, ये खतरनाक है, क्योंकि शक्ति जो किसी को जवाबदेह नहीं होती आसानी से स्वयं की सेवा करने वाली शक्ति बन सकती है। इतिहास हमें दिखाता है कि हर साम्राज्य, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अपनी ही छिपी हुई मशीनरी का शिकार हो जाता है। रोम की अपनी गुप्त पुलिस थी, ब्रिटिश साम्राज्य के अपने औपनिवेशिक खुफिया नेटवर्क थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके पास ब्लैक बजट है, यहाँ तक कि राष्ट्रपतियों को भी इसे नियंत्रित करने में संघर्ष करना पड़ा है। जब ड्वाइट आइजेनहॉवर ने सन 1961 में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की चेतावनी दी थी, तो वो इसी की ओर इशारा कर रहे थे, एक स्वनिर्वाह प्रणाली जहां गोपनीयता और मुनाफा एक दूसरे को पोषित करते हैं। हर नया युद्ध, हर नया खतरा, हर नया संकट अधिक फंडिंग, अधिक कार्यक्रम, अधिक रहस्यों को सही ठहराता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसे समाप्त नहीं होने के लिए डिजाइन किया गया था। और यहाँ दुखद विडंबना है, ब्लैक बजट स्वतंत्रता के नाम पर बनाया गया था, लोकतंत्र के रक्षा के लिए, लेकिन समय के साथ इसने विपरीत किया है। इसने लोकतांत्रिक जवाबदेही को खोखला कर दिया है, सार्वजनिक संस्थानों को एक मुखौटा बना दिया है, जबकि असली फैसले बंद कमरों में किए जाते हैं। जब सरकार एक रक्षा बिल पर वोट करती है तो ज्यादातर सदस्य नहीं जानते कि उस पैसे का ज्यादातर हिस्सा वास्तव में कहाँ जाता है। वे एक नंबर को मंजूरी देते हैं, एक योजना को नहीं। और क्लासिफाइड दुनिया जो वास्तव में इसे खर्च करती है, उनकी पहुंच से परे काम करती है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये एक साम्राज्य है, एक जो लाल, सफेद और नीले रंग में लिपटा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप एक ऐसी प्रणाली को कैसे जवाबदेह ठहराते हैं जब उसका अस्तित्व ही अदृश्यता पर निर्भर है? कुछ कानून बनाने वालों ने पेंटागन का ऑडिट करने की कोशिश की है, सभी असफल रहे हैं। रक्षा विभाग ने कभी एक पूर्ण वित्तीय ऑडिट पास नहीं किया है, इसलिए नहीं क्योंकि ये असंभव है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम जांच का विरोध करने के लिए बनाया गया था। ये जटिलता पर पनपता है। जितना अधिक समय इसे समझने में लगता है, छिपाना उतना ही आसान हो जाता है। पारदर्शिता के पक्षधर तर्क देते हैं कि आंशिक खुलासा भी फर्क ला सकता है। उदाहरण के लिए, क्लासिफाइड बजटों की व्यापक रूपरेखा जारी करना या पहचानना कि कौन सी एजेंसियां विशिष्ट ऑपरेशंस का खुलासा किए बिना फंडिंग प्राप्त करती हैं। लेकिन खुफिया समुदाय उसका भी विरोध करता है, ये दावा करते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो जाएगा। ये एक सुविधाजनक ढाल है, क्योंकि जब तक गोपनीयता सुरक्षा के बराबर है, जनता को हमेशा दूसरी तरफ देखने के लिए कहा जाएगा। और फिर भी हम दरारें देखने लगे हैं। विसिलब्लोअर्स, लीक्स, खोजी पत्रकार, उन्होंने पहेली के टुकड़े जोड़ना शुरू कर दिया है।
धीरे धीरे ब्लैक बजट की दुनिया का आकार उभर रहा है, एक विशाल छिपी हुई बुनियादी ढांचा जो महाद्वीपों को फैला है, उन पैसों से संचालित जिनके बारे में हमें बताया गया है कि वे मौजूद नहीं हैं। ये विज्ञान कथा नहीं है, ये पिछली आधी सदी के हर प्रमुख वैश्विक निर्णय के पीछे की शांत वास्तविकता है। लेकिन शायद सबसे भयावह सवाल ये है, अगर अमेरिकी सरकार ट्रिलियंस डॉलर के अजवादेह फंड्स को नियंत्रित करती है, तो उस शक्ति का कितना हिस्सा पहले ही निजी हाथों में सरक चुका है? कितना ब्लैक बजट निजीकृत हो गया है, कॉरपोरेशनों, हिज फंड्स या गुप्त कंसोर्टिया द्वारा अवशोषित हो गया है? क्योंकि एक बार गोपनीयता लाभदायक हो जाती है तो ये राज्य की नहीं रह जाती, ये उसकी हो जाती है जो इसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। अंत में ब्लैक बजट सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये उस बारे में कहानी है कि क्या होता है जब एक गणराज्य अपनी ही छाया पर नजर रखना भूल जाता है, जब गोपनीयता आदत बन जाती है तो स्वतंत्रता भ्रम बन जाती है और लोकतंत्र की सतह के नीचे कहीं एक अन्य सरकार चुप, धनी और अछूती उभरने लगती है। शायद वो पहले ही उभर चुकी है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।